हैं, है ना, ये बता देता हूँ आपको। और उसके बाद आपको क्रॉसिंग और बताता हूँ, फिर पेडिग्री एनालिसिस बताता हूँ, है ना, सब इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहले लिंकेज का मतलब ये है कि सभी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे लिंकेज में। और जो इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन होंगे उनका फॉर्मेशन नहीं होता है ना। ये हमने पढ़ा था कि लिंकेज में लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। अब देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है ना। तो लिंकेज का मतलब होता है जीन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक। तो सपोज दैट एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और इसमें ऊपर से नीचे तक कई सारे जीन्स हैं क्रोमोसोम में। ये दोनों आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम। और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये आपका जीन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। और होमोलॉगस में सेम लोकस पे, तो मैंने लास्ट क्लास में लोकस और लोकाई दोनों आपको बताए थे, सेम लोकस में सेम जीन होते हैं। यहाँ पे ऊपर से थर्ड नंबर पे अगर यहाँ पे कैपिटल सी है तो यहाँ पे भी कैपिटल सी है, ठीक है, डी, ई और एफ, है ना। अब देखिए इसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में, तो किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक सिस्टर क्रोमेटिड में, इसमें जितने भी जीन होंगे ये आपस में लिंक होंगे, है ना। तो हम इनको क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन बोलेंगे। इनके अलग होने की क्यों, क्योंकि जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तो साथ साथ ट्रेवल करेंगे, है ना। और इनके अलग होने की उम्मीद कम है ना। एक और खास बात, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जितने भी जीन मौजूद होते हैं, इन सभी जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप। इन सबको हम लोग लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। कौन सा चल रहा है, कितने चैप्टर हो गए प्रांजल? जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आई थिंक आप काफी दिन बाद आए हैं। और जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स चल रहा है, और वो भी ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू सम अप। आज या नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। इन सबको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। इन्हें हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में मौजूद जो जितने सारे जीन्स होते हैं उनको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा, इसी भी, अब इस और इस जीन ए और जीन एफ के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है ना। और जीन डी और जीन एफ के बीच की डिस्टेंस कम है ना। तो कुल मिलाकर के कोई लिंकेज कितना स्ट्रांग होगा? सो लिंकेज इज लिंकेज जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना लिंकेज वीक होगा, है ना। और लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन, है ना। दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन जीन, इसको हम मेजर किस में करते हैं? इसको हम मॉर्गन या सेंटी मॉर्गन में रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी मॉर्गन, नोट कर लो, पहले इसको नोट कीजिए। तो फर्स्ट थिंग नोट कीजिए, लिंक्ड जीन। The genes present in
the gene present in a single the gene present in a single particular chromosome are called linked gene because they travel along with each other generation to generation. Next point. ईच के बाद बोल दीजिए सर. Linkage group. All the genes present on full stop. A pair of homologous chromosome a pair of homologous chromosome a pair of all the genes सर प्रेजेंट ऑन के बाद सर साउंड आया. सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए. नेटवर्क इशू. शांत तुम्हारा फिर से छूटना शुरू हो गया. चलो मैं फिर से सर रिपीट करता हूं. आपकी आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा, all the genes मैं फिर से बोल देता हूं. लिंकेज ग्रुप. all the genes present in particular chromosome all the genes present in particular chromosome form a linkage group. Full stop. सर क्रोमोसोम को क्या बोला था? Chromosome form a linkage group. Full stop. A pair of homologous chromosome are said to form a pair of homologous chromosome are said to form a single linkage group are said to form a single linkage group. ठीक है. Next point. If the distance between gene if the distance between gene is more, linkage will be weaker. If the distance between gene is more, linkage will be weaker. And if the distance is less,
and if the distance is less, the linkage will be stronger. ठीक है भाई? इसी में हेडिंग डालेंगे द फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज, द फैक्टर्स अभी समझाता हूं. द फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज. पहला फैक्टर है with the advance of age, the linkage strength. तो एज के बाद द लिंकेज. With the advancement of age, the chances of and चांसेस. यार माइक ऑफ रखो भाई. जिशान, स्विच ऑफ योर माइक. With the advancement of age, the chances of crossing over is lessened and increasing the strength of linkage. Next point. Rise in the temperature. Rise in the temperature increase the chances of crossing over, and decrease the strength of linkage. थर्ड पॉइंट, ये सेकंड वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया टेम्परेचर वाला, ये ऑलरेडी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार. थर्ड पॉइंट, X-rays reduces the linkage strength. X-rays reduces the linkage strength. तो मैंने अभी ये बताया आयान कि एक क्रोमोसोम में एक बार बताना. X-ray reduces के बाद reduces the linkage strength. मैंने ये बताया कि ये एक क्रोमोसोम में जितने भी, एक क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं सब आपस में लिंक जीन कहलाते हैं, और एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद सभी जीन्स को, ठीक है ना, ये आपस में लिंक जीन है, और इस पूरे जीन्स के नंबर को हम लोग लिंकेज ग्रुप कहेंगे. तो ए बी सी डी ई एफ ये सब आपस में मिल करके लिंकेज ग्रुप बनाएंगे, और ये आपस में एक दूसरे से लिंक जीन. जितनी भी जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी ही लिंकेज वीक होती जाएगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और जितना डिस्टेंस कम होगी उतना ही लिंकेज स्ट्रांग होगा. ठीक है. एक्सरेस जो लिंकेज के चांसेस होते हैं उसको वीक कर देते हैं. ठीक है, मतलब जीन के साथ में रहने के चांसेस को कम कर देते हैं. और
जो टेम्परेचर होता है वो भी लिंकेज को रिड्यूस करता है। एज अगर ज्यादा होती है ऑर्गेनिज्म की तो लिंकेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैंने फैक्टर बताया, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा लिंकेज। तो लिंकेज का मतलब होता है लिंक्ड जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एक साथ ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं 12th वाली आपकी क्लास में देखता हूं आप में से मैक्सिमम लोग रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं। दैट इज रियली मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। मतलब आई एम सॉरी टू से कि मुझे ये बात कहना पड़ रहा है आप लोगों से। 11th वाले बच्चों में शायद ही कोई ऐसा बच्चा है, आपसे बड़ा बैच है, और शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जो कभी क्लास छोड़ता है। दैट इज रियली मैटर टू थिंक, क्योंकि आपको बोर्ड देना है एंड यू पीपल आर नॉट दैट मच सीरियस एज 11th गाइज आर सीरियस। वो नए बच्चे हैं, उनसे गलती हो, वो मिस करे क्लास, दैट इज ओके। इफ यू पीपल आर मिसिंग, दैट इज नॉट ओके। मैं अभी बताता हूँ एम कैस्मा क्या होता है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखो क्लास मिस करते हो, 2 क्लास आते हो, 1 क्लास 2 क्लास नहीं आते हो, 2 क्लास आते हो, 2 क्लास नहीं आते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं मानता हूं कि 90% से किसी के कम मार्क्स है बायोलॉजी में तो बहुत ही बेकार घटिया स्टूडेंट, बिल्कुल घटिया स्टूडेंट, वाहियात स्टूडेंट अगर 90 से कम। अभी तक मैं आपको बताऊं, इस बार का मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूं, मेरे पूरे बैच में जो सबसे बेकार बच्चा था उसके 95 मार्क्स हैं। इस बार का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, और 2 लड़कियों के 100 है, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब क्लास मिस करते हो, क्लास बंक करते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। आई रियली डू नॉट अप्रिशिएट इट एट एनी कॉस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इफ यू वांट गुड मार्क्स, इफ यू वांट गुड परफॉर्मेंस, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा और आपको रेगुलर रहना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप क्लास में रेगुलर रहेंगे तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वरना आप क्लास में बीच बीच में ये पूछेंगे वो पूछेंगे। अब जिसने भी 20 से अगर ज्वाइन किया है, अगर आप 20 से ज्वाइन कर रहे हो इस क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं कितना भी अच्छा समझा लूं आपको नहीं अच्छा समझ में आएगा, तो आपको और मेरा दोनों का एफर्ट फ्यूटाइल हो जाएगा। सो आई वांट टू सजेस्ट यू, आई वांट टू लाइक से दैट लाइक मैं आपके अच्छे फ्यूचर के लिए सोच रहा हूं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इफ यू वांट गुड मार्क्स, if you want to crack NEET, if you want to perform better, you must be regular. First and foremost thing, you must be regular. उसके बाद दूसरी चीजें सेकंड चीजें आती हैं, क्योंकि साइंस क्या है, बायोलॉजी में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं दे आर इंटरलिंक्ड। आपको मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तभी आपको बायोटिक समझ में आएगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप लोग रेगुलर लेइए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल रेगुलर नहीं रहते, ठीक है। तो प्लीज बी रेगुलर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये मुझे बताना था। बाकी आपके ऊपर है, डेमोक्रेसी कंट्री में। हाँ, तो मैं आपको अब बता रहा था व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। तो समझिए क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है ना। नहीं, आई एम नॉट स्पेसिफाई एनीवन। मैं देख रहा था कि पिछली 2 क्लासेस में मात्र 5 ही लोग थे, तो वंस इन अ व्हाइल, ठीक है, मे बी कई बार ये भी हो सकता है कि कभी मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं ना आ पाऊं क्लास में, देयर इज आल्सो चांसेस, बट दैट इज वंस इन अ व्हाइल। और ये आपके मैं भले के लिए बोल रहा हूं, मतलब इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए अब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है। तो लिंकेज के बाद क्रॉसिंग ओवर मैं समझा रहा हूं आपको। पहले क्रॉसिंग ओवर का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके पूछे आने के बहुत चांसेस होते हैं दोनों में। देखो देखिए एज का मतलब ये हुआ आयशा की, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की वो ज्यादा एज, हाँ इंसान की एज जैसे ज्यादा है तो उसमें लिंकेज ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा, अगर ज्यादा एज में रिप्रोडक्शन है तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा मैच्योर है उसमें लिंकेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो अर्ली एज में है उसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मेरे से बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मतलब वेरिएशन, अगर एज कम है तो वेरिएशन ज्यादा होंगे, अगर एज ज्यादा होगी तो वेरिएशन होने के कम चांस होंगे। अभी में से किसी ने पूछा था काइजमेटा फॉर्मेशन। अच्छा,
हाँ आयशा ने पूछा था कि व्हाट इज कायस्मेटा फॉर्मेशन। तो कायस्मेटा क्रॉसिंग ओवर में आता है। देखो क्या होता है, मैंने आपसे बताया था, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सब लोग, एकदम बिल्कुल फोकस होकर के। क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, पहले आप समझिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए अभी क्या है, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, कि सपोज दैट मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मेरी ग्रैंड मदर की आईज ब्लू थी और हेयर करली थे, ठीक है। ग्रैंडफादर के आईज ब्लैक थी और हेयर स्ट्रेट थी, ठीक है। तो अभी क्या है, जब ये जीन अगले जनरेशन में जाएगा, है ना, जब ये जीन अगले जनरेशन में जाएंगे तो हमेशा पहली जनरेशन में, मेरी दादी की जनरेशन में ब्लैक आईज, ब्लू आईज और करली हेयर, ठीक है ना। मेरी जनरेशन में आने के बाद भी जिस बंदे के आईज ब्लू होंगी, ये 100% तय है कि उसके हेयर करली होंगे। मेरी बाद वाली जनरेशन में, मेरे बच्चों में भी अगर किसी के करली हेयर हैं तो 100% उसकी आईज ब्लू ही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी की ऐसा हो जाए कि जिसकी आईज ब्लैक हो और हेयर करली हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहां पर आप देखिए कि ब्लू आईज और करली हेयर का जीन हर जनरेशन में एक दूसरे के साथ में, ये इसलिए क्योंकि ये दोनों ही जीन जो हैं ये एक ही क्रोमोसोम में मौजूद हैं। इन जीनों का क्रोमोसोम में, तो एक क्रोमोसोम में होने की वजह से मेंडल ये कहता है कि जीन जब अगली जनरेशन में जाते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का ये कहता है कि जब जीन अगली जनरेशन में जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब कि मेंडल के अकॉर्डिंग ये ब्लू आईज वाला जो जीन है ये करली हेयर से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिंकेज जब हो जाती है, जब जीन लिंक्ड होते हैं तो वो जब अगली जनरेशन में जाते हैं तो अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। इस तरह से लिंकेज वो फेनोमेना है जो करता क्या है, लिंकेज मेंडल के लॉ को, कौन सा मेंडल का लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, इस लॉ को मेंडल के डिफाई करता है, इसको रॉन्ग बताता है, कहता है जहां पे लिंकेज हो जाती है वहां पे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फंक्शन नहीं करता है। तो ये बात थी लिंकेज का रेलेवेंस। लेकिन कई बारी ऐसा हो सकता है कि ग्रैंडफादर में, ग्रैंड मदर की ब्लू आईज थी और करली हेयर थे, और ग्रैंडफादर के हमारे क्या थे कि ब्लैक हेयर थे और उनके, सॉरी ब्लैक आईज थी और उनके हेयर स्ट्रेट थे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है तो 100% पहले जनरेशन में भी कोई बच्चा नहीं, कोई तीसरे में भी, चांसेस ये हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं पैदा होगा जिसके ब्लैक हेयर हो और साथ में ब्लू आईज, सॉरी ब्लैक आईज हो और करली हेयर हो। तो ब्लैक और करली का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा किसी भी जनरेशन में, और ब्लू और स्ट्रेट का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि जीन लिंक है और हर जनरेशन में एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्रॉसिंग ओवर हो जाने की वजह से ऐसा हो सकता है किसी जनरेशन में कि ये कॉम्बिनेशन बन जाए। ये कॉम्बिनेशन तभी बन सकता है जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, समझिए बात को। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम ये है एबीसी और एबीसी, कैपिटल एबीसी, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है ना। दूसरी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्या होता है कि जब मियोसिस होने वाली होती है, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो एट द टाइम ऑफ मियोसिस, हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, है ना, मियोसिस के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ मियोसिस, रेयान याद आया, मियोसिस जब होती है तो मियोसिस के टाइम पे ये क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ अलग होते हैं। जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो कई बारी क्या होती है, ये सिस्टर जो क्रोमेटिड होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए ये आपस में, ये दोनों क्या हैं, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड कौन है, ये आपस में एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है। रेड वाली आपस में एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन रेड और ब्लू वाली एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। तो क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाती हैं। इस स्थिति को,
इस कंडीशन को, है ना, इस स्टेज को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? काइजमाटा। समझिए, ऐसा जो आप थोड़ी देर पहले पूछ रही थी, इसको काइजमाटा कहते हैं। काइजमाटा का फॉर्मेशन होता है। काइजमाटा का मतलब होता है लैटिन में कैंची, सीजर टाइप का शेप का फॉर्मेशन होना। या काइजमेटा का मतलब होता है क्रिस क्रॉस, ठीक है। काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो सिस्टर, ये क्रोमेटिड्स हैं, ये चेंज कर लेते हैं। जब आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो जीन्स आप देखिए एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए, स्मॉल सी इधर आ गया और कैपिटल सी इधर आ गया, है ना, और उसके बाद अलग जनरेशन में चले गए। काइजमेटा फॉर्मेशन के बाद ये क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बनते हैं, है ना, तो अब देखिए यहाँ पर कैपिटल बी के बाद कैपिटल सी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, स्मॉल सी आ गया। यहाँ स्मॉल बी के बाद स्मॉल सी आना चाहिए, लेकिन ये कैपिटल सी आ गया। तो इस तरह से ये जो बने जाकर के, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। वी कॉल देम रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, राइट। तो अब क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कब होगा, मतलब ये दोनों स्टेज का फॉर्मेशन कब होगा? जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आ गया हो तो क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, तो आप प्लीज ये डायग्राम जरूर से बना लीजिए, इसको बना लीजिए, ठीक है। और इनको हम बोलेंगे किनको? ये जिनके अंदर एक्सचेंज हो इनको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। हाँ, थोड़ा तेज बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ऐसा क्रोमोसोम्स बिना रेप्लिकेट के कंबाइन नहीं कर सकते। यार बेटा तुम्हारा माइक्रोफोन खराब है यार, थोड़ा सा आजकल आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं, वो ऐसे खरखराती हुई आ रही है। माइक्रोफोन हटा के बोलो, साफ आएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत बढ़िया है। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, आप बताओ। अच्छा, सर मैं पूछ रही थी, ये क्रोमोसोम्स बिना रेप्लिकेट किए क्रॉसओवर नहीं कर सकते, काइस्मेटा नहीं फॉर्म कर सकते? बिना रेप्लिकेट किए नहीं कर सकते हैं ना। देखो मियोसिस जब होती है ना, तो मियोसिस में क्रोमोसोम का जो ये डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है ना। मियोसिस जब होती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, तभी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। याद आया? यस सर। तो बिना रेप्लिकेशन किए भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। ओके सर, और ये पूछी थी कि क्रोमोसोम का टेम्परेचर से क्या रिलेशन हुआ, मतलब क्रॉसओवर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन हुआ? एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इनमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। रीजन क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर करने के लिए जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना। तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना जरूरी है ना। तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं। और रिकॉम्बिनेंट मतलब बन गए, इसका मतलब लिंकेज वीक हो गई, है ना। यस सर। अच्छा, दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ? किसका? मतलब बूढ़े हो गए तो क्रोमोसोम वीक हो गए, हाँ हाँ, बॉन्ड वीक नहीं हो गई। हाँ, बूढ़े हो गए तो मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्टिवनेस कम हो जाती है ना, सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके सर, तो वेरिएशंस कम आते हैं। वेरिएशंस कम आएंगे। डायग्राम बना लिया सबने? एक बार डायग्राम बना लीजिएगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इसको लिखवा देता हूं।
डन, स्टार्ट किया जाए। चलिए नोट कीजिए, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर is crossing over is mutual. Crossing over is mutual exchange of the adjacent maternal and paternal chromatids of homologous chromosome in meiosis first prophase. Meiosis first prophase. Full stop. By this way, formation of new combination of gene. By this way, formation of new combination of gene takes place. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसी में, द क्रोमेटिड फॉर्म ड्यू टू interchange of segment is known as recombinant or crossover. Is known as recombinant or crossover, and the chromatid that do not exchange are called non-recombinant or parental chromatid. Non-recombinant or parental chromatid. ठीक है भाई, तो ये थी हमारी क्रॉसिंग ओवर, है ना, और लिंकेज। ठीक, इसमें भी नोट कर लो, कुछ कह रहे हैं, इस पे भी नोट कर लो, द फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। पहला फैक्टर, फर्स्ट, the distance between
the distance between genes increases the frequency of crossing over. Next point. सर फ्रीक्वेंसी के बाद Increases the frequency of crossing over. Frequency of crossing over. Next point. Next point है age. Crossing over frequency, generally decreases with advancement of age. Next point. X-rays increases the frequency of X-rays, increases the frequency of crossing over. Next point. Temperature increases crossing over frequency. देखिए जो मैंने फैक्टर आपको लिखा है ना लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में, आप एक बार क्वेश्चन पेपर नीट का पलट करके देखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रीक्वेंटली। ये लिखवाने के पीछे मेजर मेरा रीजन जो था वो मेन रीजन यही था, है ना। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर फिर से एक बार आप लोग पढ़ेंगे खुद से, जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको ना समझ में आए तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसको क्लियर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ बेटा बताओ क्या करो, क्या करो ऐसा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मतलब कितनी जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कितनी जगह पे क्रॉसिंग ओवर है, कितना फ्रीक्वेंटली कोई जीन क्रॉसिंग हो रहा है। एक ऊपर और एक नीचे। नहीं समझ पाया, क्या पूछ रहे हो आप? आवाज फिर से आपकी गड़बड़ आ रही है। सर मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर तो बस 2 बार हो सकती है ना, एक ऊपर हो सकती है और एक ना नीचे। ना मल्टीपल पॉइंट पे भी हो सकती है, ऐसा बहुत सारे पॉइंट पे हो सकती है, मोर देन 1 पॉइंट पे, बहुत सारी जगह पे हो सकती है। अच्छा 10 जगह पे भी हो सकती है, 20 जगह में भी हो सकती है एक क्रोमोसोम, समझे? ऐसा नहीं है। ओके, वैसे डीएनए जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाँ नहीं ये जो क्रोमोसोम हमें तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, क्रोमोसोम तो बहुत पतले होते हैं, है ना। वो बहुत सारी जगह मल्टीपल पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, मल्टीपल पॉइंट पे, ऐसा भी पॉसिबल है। और आर्टिफिशियली भी हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं। सर एक्सरे से क्या रिलेशन हुआ? एक्सरेज यार क्या करते हैं कि एक्सरेज एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना। जो हिस्टोन का और इसका बॉन्ड होता है ना, उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे डीएनए खुल जाता है और क्रॉसिंग बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, जिससे क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। ओके आप देखो सेक्स डिटर्मिनेशन पे आ जाते हैं, स्टार्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। सिंपल है, खैर इसमें कुछ खास है नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, कई सारे लोगों को आपको पता भी है ना, तो नोट कर लो। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स क्रोमोसोम, तो हमें पता है कि ह्यूमंस में, है ना, या बाकी इंडिविजुअल में, एक मिनट होल्ड करना जरा।
देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है कि कैसे होता है। सिंपली हमारी बॉडी में, तो जैसे हम लोग ये कहते हैं कि मेल में और फीमेल में, हम ह्यूमन की बात करते हैं अभी, तो ह्यूमन में हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और हम सब की बॉडी में 23 के पेयर पाए जाते हैं। हम ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, आउट ऑफ दिस 23, 22 प्लस एक्स और वाई, है ना, ठीक है ना। 22 प्लस 22 मेल के अंदर और प्लस एक्स वाई। फीमेल के अंदर भी क्या होता है, 22 प्लस 22 और एक्स और एक्स, है ना। ये जो आखिरी है, ये 23वां जो पेयर है, ये डिफाइन कर देता है कि किसी का सेक्स क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल का, ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। ये वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम किसी ऑर्गेनिज्म में क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। ये क्या डिफाइन करते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दे डिफाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का ये सेक्स डिफाइन करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है ना। इनको अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, राइट। अब देखिए, तो नोट करेंगे, ये बेसिक बात थी, मैं समझा रहा था आपको। तो सेक्स क्रोमोसोम को ही हम लोग कहते क्या हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एलोसोम, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसोम। तीनों नाम से जाना जाता है, सेक्स क्रोमोसोम बोलो, चाहे एलोसोम बोलो, चाहे हेट्रोसोम, ठीक है। तो नोट करेंगे, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, in diploid organism, a specific pair of chromosome in diploid organism, a specific in diploid organism, a specific pair of chromosome determine the sex of individual, determine the के बाद से specific pair of chromosome, specific pair of chromosome determine the sex of individual. They are called सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम और हेट्रोसोम। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कितने टाइप ऑफ, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप का होता है ना। तो देखो, सबसे पहला डालेंगे कितने सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप, है ना। तो सबसे पहले XX और XY पैटर्न होता है ना, XX और XY, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो ये XX होता है ये होता है फीमेल, और जो XY होता है ये होता है मेल, ठीक है। तो यहां पर देखो, दोनों क्रोमोसोम एक तरह के हैं, है ना, और यहां पे दोनों क्रोमोसोम अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, ये पाया जाता है
मैमल्स में, मैन में, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में पाया जाता है, फ्रूट फ्लाई में पाया जाता है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, यही नीट के क्वेश्चंस होते हैं। फीमेल में जो पाया जाता है ना, तो फीमेल में एक्स एक्स है, फीमेल में एक ही तरह के दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसे बोलते हैं होमोमॉर्फिक। तो फीमेल होती है होमोमॉर्फिक। मेल में क्रोमोसोम अलग अलग है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो मेल हो गया हेट्रोमॉर्फिक। ठीक, ह्यूमंस में जो वाई क्रोमोसोम होता है, ये क्या डिफाइन करता है? मेल कैरेक्टरिस्टिक, मेल हार्मोन्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको कहते हैं एंड्रोसोम। एंड्रोसोम। तो वाई क्रोमोसोम को, ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम को एंड्रोसोम भी कहा जाता है, सिर्फ वाई को, नॉट एक्स वाई। दूसरा पैटर्न पाया जाता है हाँ, एंड्रोसोम जो लिखा हुआ है होता क्या है? क्या? एक मिनट, हाँ बोलो, तेज से बोलो, क्या करो? एंड्रोसोम होता क्या? वाई क्रोमोसोम को ही एंड्रोसोम बोलते हैं। एंड्रोजन्स होते हैं, वो हार्मोन होते हैं जो मेल कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर पैदा करते हैं, इसीलिए वाई क्रोमोसोम को एंड्रोसोम भी कहते हैं। अब एंजाइम का डिफरेंस होता है, इसीलिए एक्स एक्स और क्या 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 क्या? सर इनमें एंजाइम का डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल, एंजाइम पे डिफरेंस, हाँ बिल्कुल, दोनों के एंजाइम अलग अलग होते हैं ना। तो जो वाई क्रोमोसोम होता है वो एंड्रोजन पैदा करता है, उसमें जो जीन्स पाए जाते हैं, छोटा होता है साइज में वाई क्रोमोसोम, शेप में साइज में छोटा होता है, और इसमें जो जीन्स पाए जाते हैं वो एंड्रोजन्स पैदा करते हैं, और एंड्रोजन्स ही मेल की कैरेक्टरिस्टिक पैदा करते हैं। तो इसीलिए वाई क्रोमोसोम मेल कैरेक्टरिस्टिक पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एंड्रोजेंस ही डिसाइड करते हैं कि सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए एक्स, आयशा साफ आवाज नहीं आ रही बेटा। सर फीमेल्स में भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं ना कभी-कभी। हाँ वो बिल्कुल सही बात है, वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, कुछ जीन्स तो कॉमन होते हैं ना एक्स और वाई में, कुछ ही जीन डिफरेंस होते हैं, और कई बारी वाई कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं फीमेल में, तो ये मेल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक पैदा हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर, फिर वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं और इनफर्टाइल हो जाते हैं। वो एबनॉर्मलिटी है, एक्स एक्स वाई हो जाना है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी मूछें निकल आती हैं, देखा है ना? वो क्या है? वो एक्चुअली क्या, मेल्स के जीन एक्स वाला जो क्रोमोसोम है उसमें भी कुछ जीन्स हैं, लेकिन वो डोरमेंट कंडीशन में है, वो फंक्शनली हो जाते हैं, तो जिससे मेल फीमेल्स की बॉडी में एंड्रोजन बनने लगते हैं, मूछें वगैरह निकल आती है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक पैदा हो जाते हैं, आवाज मर्दों की तरह हो जाती है ना। तो देखो दूसरा पैटर्न है एक्स एक्स और एक्स जीरो। इसका ये मतलब है कि इसमें एक एक्स होगा और इसमें एक वाई होगा। अब यहां पर क्या होता है, तो कुछ इंसेक्ट हैं, ये पैटर्न पाया जाता है इन some insect like cockroach, some roundworm,
कॉकरोच, सम राउंडवॉर्म। इनमें क्या होता है, वाई क्रोमोसोम इज मिसिंग, वाई क्रोमोसोम इज मिसिंग, इन दीज वाई क्रोमोसोम इज मिसिंग। इस कंडीशन में जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा वो हो जाएगा आपका मेल, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो हो जाएगा फीमेल। ठीक है, यहां पर भी फीमेल जो है वो होमोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिक कही जाएगी, और जो मेल होगा दिस इज हेट्रोमॉर्फिक। क्लियर? यस नोट कर लिया? सर। यस सर। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड में क्या है, जेड डब्ल्यू और जेड जेड। ठीक है, चलो कर लो दीक्षा, करो। नोट करना तो मुझे मैसेज करना। सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर। बोर्ड क्लियर नहीं है, नेट कनेक्टिविटी आपकी थोड़ी गड़बड़ है मुझे लगता है। नहीं सर, मेरा भी नहीं है। क्लियर नहीं आ रहा नेट? यस सर, क्लियर नहीं है बोर्ड। नहीं, बोर्ड क्लियर नहीं है सर, बिल्कुल भी। साफ, अच्छा साफ नहीं दिख रहा। वेट वेट वेट, लेट मी चेक माय इंटरनेट। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। नहीं आ रहा बोर्ड क्लियर है, इंटरनेट तो मेरा मतलब जबरदस्त चल रहा है। आज नहीं सुबह सर, से, अब भी ऐसा ही है। आज सुबह से कुछ जूम में भी प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। क्या ना कि सुबह भी कई बारी ऐसे नेट का, रुकना है जरा, मैं फिर से शेयर करता हूँ, है ना, वेट। सुबह भी ऐसे ही था कि मुझे, मेरी आवाज तो बच्चों को जा रही थी, बच्चों की आवाज मुझे नहीं आ रही थी, और नेट की स्पीड अच्छी, अभी भी नेट की स्पीड बढ़िया बता रहा है। मैंने अभी तुरंत देखा, चेक किया, तो कनेक्टिविटी अभी देखना, आज क्लियर हुआ? नो सर। नो सर। नहीं क्लियर हुआ? नो। लेकिन समझ में आ रहा है क्या लिखा है? क्या क्या समझ में आ रहा है क्या लिखा है? समझ में आ रहा है, लेकिन यार क्लियर क्यों नहीं आ रहा? दैट इज इतना क्लियर नहीं है सर। ऐसे यार। अब नेट रिकनेक्ट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो शायद क्लियर सही हो जाएगा। ऐसे ही है सर। ऐसे ही है सर। सर ऐसा करिए, दूसरा जो मतलब, हाँ सर अब आगे से आप थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा, सही आएगा। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखना हूँ, है ना, ठीक है। चलो थर्ड से, और मैं थोड़ा इसको मोटा भी कर देता हूँ, मतलब इसका पॉइंटर अपना मोटा कर देता हूँ, देखता हूँ शायद
ठीक है। दूसरा नेक्स्ट जो पैटर्न है दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन में, दैट इज ZW एंड ZW, अभी दिख रहा है, एंड ZZ, ठीक है। यस सर। ये जो ZW है और ZZ, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये पाया जाता है इन मेनी वर्टिब्रेट्स, मेनी वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेस में पाया जाता है, फिशेस में, रेप्टाइल्स में पाया जाता है ना, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में पाया जाता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस में पाया जाता है, और सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई और मॉथ, बटरफ्लाई एंड मॉथ, है ना, बटरफ्लाई में पाया जाता है और मॉथ में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उल्टा यहाँ पे होता है, ये जो हेट्रोमॉर्फिक है ये फीमेल है, तो फीमेल में दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, सो फीमेल हमारी हो जाएगी यहाँ पे हेट्रोमॉर्फिक, और यहाँ पर जो मेल है ये मेल हो जाएगा होमोमॉर्फिक, है ना, तो मेल होमोमॉर्फिक हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे हमारे अंदर XY पाया था उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। ये बोर्ड में भी 2 मार्कर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं Z0 एंड ZZ टाइप, के बाद इसके बाद बटरफ्लाई के बाद बटरफ्लाई एंड मॉथ, MOTH, मॉथ, पतंगे जो होते हैं ना उनको मॉथ बोलते हैं, जैसे बिस्टन ब्यूटिनेरिया, मॉथ बोलते हैं उनको, जो बटरफ्लाई की जैसे ही दिखते हैं लेकिन बटरफ्लाई नहीं होते एक्चुअली। तो ये भी बर्ड है? बर्ड ना भैया, ये तो मतलब बर्ड कहाँ है, ये तो इंसेक्ट है ना, ये तो ये लिखा ना सम इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट है ये? हाँ ये भी इंसेक्ट है। नोट करो Z0 ZZ टाइप, ये किस में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है इन सम बटरफ्लाई एंड मॉथ, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो Z0 है, दिस Z0 इज फीमेल, है ना, और जो ZZ है दैट इज मेल। तो यहां पर जो मेल होता है ये हो गया होमोमॉर्फिक, और जो फीमेल है ये हो गई हेट्रोमॉर्फिक। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, फिफ्थ है प्लांट में कैसा पैटर्न पाया था, कोई बता सकता है क्या प्लांट में? बताइए भाई, प्लांट में नोट कर लीजिए। फ्लावरिंग plants are mostly bisexual. Flowering plants are mostly bisexual and lack sex chromosome. Full stop. हैं? So let का spelling क्या है? LACK lack माने कम, lack So LACK lack So lack के बाद सेक्स क्रोमोसोम, lack full stop.
द यूनिसेक्सुअल सर प्लांट, स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, द फ्लावरिंग प्लांट आर मोस्टली, the flowering plant are mostly bisexual. That's why they lack sex chromosome. Full stop. The unisexual flowering plant have sex chromosome. Unisexual flowering plant have sex chromosome like humans. XX female plant and XY male plant. ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी बोर्ड साफ दिख रहा है कि अभी भी वैसे ही दिख रहा है तुम लोग को? सही है सर। अभी सही है, अच्छा। अब देखो क्या होता है कि एक हेडिंग डालो, सेक्स डिटर्मिनेशन, एक स्पेशल केस है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हेडिंग है। हाँ भाई हेडिंग है। अब देखो हनी बी में क्या होता है समझिएगा, जो मेल हनी बी होती है ना, मेल हनी बी, और दूसरा फीमेल हनी बी। मेल हनी बी में हमेशा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 16 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू नहीं होता है। जो फीमेल होते हैं इनमें 16 + 16 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन जनरल जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे यहां पर मेल में होती है माइटोसिस और फीमेल में होती है मियोसिस। तो मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म के अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर भी मियोसिस से एग बनते हैं और एग के अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं, एग और एग, ये हो गया स्पर्म। अब क्या होता है, कुछ स्पर्म वो होते हैं जो कि फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब कि ये स्पर्म और ये एग मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और यहां पर दोनों के फ्यूजन से जो प्रोसेस हुई उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 16 + 16, मतलब 32 हो गए। अब फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो होगा फीमेल हनी बी, तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा। दूसरे वो एग हैं जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ही नहीं होते, तो ये अनफर्टिलाइज एग हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के जिन एग से डायरेक्टली जो इंडिविजुअल बनते हैं, इससे बनेंगे मेल हनी बी। तो यहां पे बिना फर्टिलाइज के डायरेक्टली जिनसे एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है,
और फर्टिलाइजेशन से जो बनते हैं वो फीमेल बनते हैं, और यहाँ फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दुगने। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड हनी बी। और बिना फर्टिलाइजेशन के किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जो हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। हो गया सर ये 32, हाँ सर 32 है या 31? 32 है भैया, 16 + 16 32 ही होता है यार। वो सर 32 31 कहाँ से हो जाएगा, 32 वो ही तो होता है। 32। तो यहाँ 1 दिख रहा है ना आपने, 1। भाई खुद से भी समझ लो कुछ, 31 हो कैसे आएगा। डन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन क्या है और किसने इंट्रोड्यूस किया। म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। देखिए व्हाट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से जीन में चेंज हो जाना, म्यूटेशन, सडन चेंज, ठीक है। म्यूटेशन जो टर्म था ये इंट्रोड्यूस करना और खोजने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ह्यूगो डे व्रीज को। तो एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डे व्रीज। तो ह्यूगो डे व्रीज ने, इन्होंने म्यूटेशन टर्म दिया 1901 में, ठीक है। इन्होंने जिस प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट का नाम है इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज प्लांट का नाम है। इवनिंग प्रिमरोज का जो बायोलॉजिकल नेम है, इसी को ओइनोथेरा लैमार्कियाना हम लोग बोलते हैं। ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना। And he made his mutation theory on the basis of, he made, note करिए, he made his mutation theory on the basis of organic evolution. डेफिनेशन नोट कीजिए, म्यूटेशन on the basis of organic evolution. Organic evolution. सर रिपीट करना है डेफिनेशन। He made his mutation theory on the basis of organic evolution. डेफिनेशन नोट कीजिए। ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन। अरे भाई ईशान क्या दिक्कत है यार, तुम बहुत मिस करते हो यार, बहुत बार बार रिपीट करवाते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक
एवोल्यूशन, नोट करो डेफिनेशन। म्यूटेशन इज रेयर, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस, रेयर, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस, इनहेरिटेबल, inheritable, variation, inheritable, variation, in the genotype of organism। अब देखो म्यूटेशन दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा? एक तो होता है जर्मिनल म्यूटेशन, और दूसरा होता है सोमेटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन जर्म सेल में होता है। जर्म सेल का मतलब क्या होता है? स्पर्म एंड एग। सोमेटिक म्यूटेशन किसमें होता है? सोमेटिक सेल में होता है, मतलब बॉडी की बाकी की सेल। ठीक है, ये तो हो गया इन जनरल कहां पे म्यूटेशन हुआ उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया कि म्यूटेशन कैसा होता है ना। अब देखो म्यूटेशन को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं ज्यादा आपको। एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया हुआ है, एक हेडिंग दे रखी है। अब देखो म्यूटेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होता है, एक्चुअली इसको एक्चुअल में म्यूटेशन कहना गलत है। तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए, मतलब क्रोमोसोम में चेंज हो जाना। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं और हमसे कहते क्या है, वी कॉल दैट क्रोमोसोमल एब्रेशन। सॉरी, ABERRATION, एब्रेशन। एब्रेशन मतलब क्रोमोसोम में कुछ चेंज हो जाना, ठीक है। और दूसरे वाले को हम जो कहते हैं, जो दूसरा हमारा म्यूटेशन है, उसको हम एक्चुअल म्यूटेशन कहते हैं, और उसी के लिए हम लोग एक्चुअल म्यूटेशन टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होता है ये भी दो तरह का हो सकता है। कैसे? ये भी दो कैटेगरी का हो सकता है। अब कौन कौन सी वो दो कैटेगरी है? सबसे पहला है इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो जाना, इंट्रा क्रोमोसोमल। इंट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या हुआ? विद इन वन क्रोमोसोम, विद इन सेम क्रोमोसोम। दूसरा हमारा है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन,
जो इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ये दो क्रोमोसोम के बीच में होगा, बिटवीन टू क्रोमोसोम, है ना। अब देखो जो ये इंट्रा क्रोमोसोमल है ना, एक ही क्रोमोसोम के अंदर, इसमें क्या हो सकता है, ये भी खुद में कई टाइप के हो सकते हैं। तो इसका पहला टाइप है डिलीशन, दूसरा टाइप है इनवर्जन, इनवर्जन। इंटर क्रोमोसोमल में पहला टाइप है ट्रांसलोकेशन, दूसरा टाइप है डुप्लीकेशन, ठीक है। है ना। और इसी तरह से जो जीन म्यूटेशन है इसको भी हम सर, दो पार्ट में डिवाइड, हाँ। इंटर क्रोमोसोमल का सेकंड वाला आपने क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, DUPLICATION, डुप्लीकेशन। हाँ सर ये क्या लिखा हुआ है इंटर क्रोमोसोमल? इंटर क्रोमोसोमल बिटवीन टू क्रोमोसोम, इंटर क्रोमोसोमल मीन्स बिटवीन टू क्रोमोसोम। और इंटर क्रोमोसोमल जो होता है ये दो तरह का हो सकता है, पहला है ट्रांसलोकेशन, दूसरा है डुप्लीकेशन। सर ये क्या लिखा हुआ है विद इन है ये? हाँ, बिटवीन टू क्रोमोसोम मैं बोल रहा हूं ना, तो इंटर बिटवीन क्रोमोसोमल के बाद भैया इंटर क्रोमोसोमल के बाद ही बोल रहा हूं कि बिटवीन टू क्रोमोसोम, ब्रैकेट के अंदर लिखो बिटवीन टू क्रोमोसोम। इसके दो टाइप हैं, पहला है ट्रांसलोकेशन, TRANSLOCATION, दूसरा टाइप है डुप्लीकेशन, DUPLICATION, डुप्लीकेशन, ठीक है। म्यूटेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। म्यूटेशन है, पेडिग्री है और डिजीज, उसके बाद ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ओवर कर देंगे, जेनेटिक्स वाला फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होप सभी लोग रेगुलर रहेंगे। ठीक है, चलिए।